दिनेश जी, ये केवल एक लेख है या एक खतरनाक संकेत है? आने वाले समय की एक तस्वीर है कि इस देश में अगर दोबारा मोदी जी चुन के आए तो फिर अब एक नया संविधान हमें देखने को मिल सकता है। दिनेश जी, आप सबको नमस्कार। मैंने सभी विद्वानों की बात सुनी और बहुत खूबसूरती से उन सब ने इस सब्जेक्ट को बयान किया है, तो उनसे सहमति जताते हुए मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। दरअसल ये लड़ाई कहां से शुरू होती है और कहां पहुंचती है? कहते हैं किसी यात्रा में एक स्थान वो होता है जहां से आप चलना चाहते हैं और एक स्थान वो होता है जहां आप पहुंचना चाहते हैं, डेस्टिनेशन। तो ये जो यात्रा है साहब, मोदी रजीम की, आरएसएस रजीम की, ये सिटीजन से शुरू होकर सब्जेक्ट पे आके खत्म होती है, नागरिक से शुरू होकर और ये सब्जेक्ट के ऊपर यानी कि प्रजा के ऊपर खड़ी होती है, समाप्त होती है। तो ये सारी यात्रा, इसका लब्बो-लुआब ये है। उन्हें नागरिक नहीं चाहिए। हमारे संविधान का मूल नागरिकता है, वी द पीपल। उन्हें वो नहीं चाहिए, उन्हें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट राजशाही में होता है। ये देयर इज अ केस फॉर पीपल टू एम्ब्रेस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन मैं आज इसको थोड़ा एक नया जामा पहनाना चाहता हूं, एक अलग नजर से भी देखना चाहता हूं। शायद आपके प्रोग्राम पे पहली बार पेश कर रहा हूं। मुझे अपना एपिसोड करना है इस पे, लेकिन अभी मैंने किया नहीं है। दुनिया में आरएसएस की जो थ्योरी है, 100 साल पूरे करने जा रहे हैं, कभी आप कंपेयर कीजिएगा। दिस इज आइडेंटिकल टू चाइना। कैसे? एक बड़ी फेमस थ्योरी है साहब, जिसका नाम है सलामी स्लाइसिंग। बहुत कम लोगों को पता होगा कि सलामी स्लाइसिंग क्या होती है। सलामी स्लाइसिंग होती है जो चाइना के द्वारा हर अपने पड़ोसी देश के साथ लागू की जाती है, जिसका मतलब यह होता है कि छोटे छोटे सैन्य ऑपरेशन चलाओ और किसी बड़े इलाके पर कब्जा मत करो, छोटे छोटे इलाके पर कब्जा करो और आगे बढ़ते चले जाओ। इससे किसी बड़े युद्ध की आशंका भी नहीं होगी और पड़ोसी यह भी नहीं समझ पाएगा कि यह हो क्या रहा है। चीन ने इस सलामी स्लाइसिंग के द्वारा ना जाने कितने लाखों स्क्वायर किलोमीटर का कब्जा किया और भारत के एरियाज पर भी किया। सलामी स्लाइसिंग शब्द का उपयोग पहली बार हंगरी के कम्युनिस्ट नेता मात्यास राकोसी ने 1940 के दशक में किया था। अब आप सोचिए आरएसएस क्या कर रही है भारत में? सलामी स्लाइसिंग कर रही है। आप एक एक करके एक्ट्स देखिए जिसमें वो बदलाव कर रहे हैं पिछले 9 साल से। अभी जो रिसेंट एक्ट जो हमारे विद्वानों ने बात की, खास तौर से विशेष रूप से जो दंड संहिता की बात हो गई या फॉरेस्ट एक्ट की बात हो गई, डेटा प्राइवेसी की बात हो गई, या इसके अलावा किसान बिल भी जो आए थे, और ना जाने अनगिनत ऐसे बिल आए जो आपके अधिकार एक एक करके छीन रहे हैं। मैं आपको बताऊं, एक एक करके छीन रहे हैं। यह सलामी स्लाइसिंग का बेस्ट एग्जांपल है कि जो भारत के अंदर इस चाइनीज पॉलिसी को लागू किया जा रहा है। और अब जो ये लेख है विवेक देबराय का, चेयरमैन इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, संजोग देखिए, 15 अगस्त सुबह सुबह प्रधानमंत्री देश को आह्वान दे रहे हैं और उसी वक्त उन्हीं के ऑफिस से निकला हुआ एक लेख 15 अगस्त को मिंट न्यूज़पेपर में कहता है कि वी द पीपल टू एम्ब्रेस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ मुद्दे तो उन्होंने ठीक उठाए अपनी, कि हाँ टैक्स रिफॉर्म्स हैं, लैंड, कैपिटल, लैंड, सबकी बातें की। लेकिन मेरा माथा तब ठनकता है जब मैं उसके दूसरी पैराग्राफ के अंदर आता हूं, या तीसरे पैराग्राफ में आते हैं, जब कहते हैं कि हर चीज का आधार कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। लेकिन यह कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, नया कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत को 2047 तक ले जा सके। यह कॉन्स्टिट्यूशन बूढ़ा हो गया है और इसे अब मार्गदर्शक मंडल में भेजने की जरूरत है। यह इनके कहने का तात्पर्य है। इनका कहना यह कि जो मूल भावना की बात की जाती है संविधान के अंदर, क्या है मूल भावना? कुछ भी नहीं है।
ये बेकार की बातें हैं। इस बेसिक स्ट्रक्चर को दोबारा से रीडिफाइन करने की जरूरत है। फिर कहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, शिकागो का लॉ स्कूल कहता है कि ऑन एन एवरेज इस दुनिया में एक संविधान की उम्र 17 वर्ष होती है और हम तो 73 वर्षों के हो गए हैं, अक्षम हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, तो इसे किसी वृद्धाश्रम में भेज देना चाहिए। अब ये इस काबिल नहीं है कि भारत का बोझ उठा सके। लेकिन जब कहते हैं आगे कि विभत्स शब्द हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित यह संविधान कॉलोनियल लेगेसी है, यानी कि ब्रिटिश विरासत है, तो मेरा मन भी खौलता है कि आप भारत के वो सारे विद्वान जिन्होंने मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके आजाद भारत के लिए एक नई गीता, एक बाइबल, एक कुरान लिखी, उसे आप कहते हैं कि कॉलोनियल लेगेसी है। तो आपका मन कितना विक्षिप्त हो सकता है, मुझे ये शब्द कहने में कोई बुराई नजर नहीं आती है, आपका मन कितना विक्षिप्त हो सकता है, ये उसकी पराकाष्ठा है। फिर कहते हैं, जरूरत है ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाने की, जरूरत है पहली लाइन से सब चीजें दोबारा लिखने की। जो मैंने पहले कहा कि ये जर्नी नागरिक से शुरू होकर सब्जेक्ट प्रजा पे खत्म होती है। उन्हें नागरिक नहीं चाहिए भारत में, उन्हें प्रजा चाहिए। ये राजशाही चाहते हैं। सेंगोल मेटाफोर का जो वर्णन है पहले पैराग्राफ में आ जाता है इस लेख में कि आप राजतंत्र चाहते हैं, और राजतंत्र ये कहता है कि वी शुड स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रिंसिपल इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट। आपको एक नई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि 2047 के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ये सवाल उठाते हैं यहां पर कि स्टेट को प्रजा के साथ क्या करना चाहिए। एक ऑप्टिमल लेवल तक तो आप उनके लिए कर सकते हैं, लेकिन जब डेमोग्राफिक डिस्क्रिपेंसीज बहुत हो जाए और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाए तो ये सब ऑप्टिमल लेवल हो जाता है। यानी कि सत्ता के द्वारा या राजा के द्वारा जो सर्विस करने की प्रक्रियाएं हैं वो सीमित कर दी जाए। यानी कि कहने की कोशिश की जा रही, आप प्रजा हो, मरते हो मरो, जीते हो जियो, मुझे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर कहते हैं स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जो 1955 का हुआ था। स्टेट्स कैसी होंगी, देखिए कहां से थ्योरी निकल कर आ रही है। वो सारे मुद्दे जो ऑलमोस्ट अब सेटल्ड मैटर हैं, छोटे मोटे डिस्प्यूट, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं भारत में अभी भी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पंडोरा बॉक्स फिर से खोल दिया जाए। इसका मतलब ये तो नहीं कि मधुमक्खी के छत्ते में फिर से हाथ डाल दिया जाए। आप उसके बाद बहुत सारे रिप्राइवेटाइजेशन और डेवोल्यूशन की बात करते कि राज्यों को क्या दिया जाए, इस मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। डेवोल्यूशन इज ए मेजर इशू हियर। सर, केंद्र तो सिर्फ वर्चुअल एंटिटी है, देश तो राज्यों से बनता है, और जो आप खर्च करेंगे राज्यों के लिए खर्च करेंगे। राज्य ही तो देश बनाते हैं। केंद्र क्या है, केंद्र तो कुछ नहीं अपने आप में। लेकिन हर चीज को चुनौती देते नजर आते हैं। लॉ है, टैक्सेशन रिफॉर्म्स हैं, रिप्राइवेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, इसके अलावा टैक्स रिफॉर्म्स हैं, इसके अलावा एंटरप्राइज है। यानी कि मार्केट की फोर्सेस को सब कुछ सौंप देना चाहते हैं। फिर से सलामी स्लाइसिंग, यानी कि एक एक टुकड़ा करके देश को बेचना। एक एयरपोर्ट बेचा, दूसरा बेचा, तीसरा बेचा, चौथा बेचा, पांचवा बेचा, छठा बेचा, एक पोर्ट बेचा, दूसरा बेचा, तीसरा बेचा। सर, यह सलामी स्लाइसिंग है। उसके बाद आप उसकी गैस पाइपलाइनें बेचते हैं, बिजली की लाइनें बेचते हैं, आप सोलर पावर प्लांट्स बेचते हैं, आप उनको खदानें बेचते हैं। सर, क्या नहीं बेचते उनको। मैंने कहा ना, यह सलामी स्लाइसिंग है। इसलिए मैंने टर्मिनोलॉजी इसको यूज किया जो चाइना हमारे साथ करता आया है या दुनिया के साथ करता आया। फिर आगे कहते हैं, सुनिए, गवर्नर का रोल क्या होगा। ये नहीं कहते कि सीएम का रोल क्या होगा, चीफ मिनिस्टर का रोल क्या होगा, गवर्नर का रोल होगा। यानी कि राजशाही के अंदर सीएम की वैल्यू नहीं होगी और गवर्नर की वैल्यू होगी। वही जो दिल्ली के अंदर हो रहा है वही राज्यों में होगा। राज्य के पास अधिकार सीमित होंगे। दो बातें कहूंगा। फिर कहते हैं राज्यसभा किसके लिए चाहिए, राज्यसभा का क्या रोल है यहां पर। लेकिन असली चोट वो तब करते हैं जब ये कहते हैं कि संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्यों। भाई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो
इस देश के नागरिकों का सपना है जो सरकार को पूरा करना है, एक डिजायर्ड स्टेट है, ये लक्ष्य है आपका जो उसके अंदर दिया हुआ कि यहां तक हमें पहुंचना है। आप कहते हैं कि उसकी महत्ता क्या है, और फिर कहते हैं लास्ट पैराग्राफ पे, कोट अनकोट, मच ऑफ द व्हाट वी डिबेट बिगिंस एंड एंड्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी हम करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर करेंगे, लेकिन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में? बाबा साहब या नया या अगली? ए फ्यू अमेंडमेंट्स विल नॉट डू, कुछ संशोधन काम नहीं करेंगे। अब वी शुड गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड्स एंड स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी कि वी द पीपल का रिप्लेसमेंट का समय आ गया है। और सुनिए 6 शब्द जिसके ऊपर जो लक्ष्मण यादव जी ने बात कही थी, कहते हैं रीडिफाइन करना है। क्या इनको रीडिफाइन किया जा सकता है? सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये इनको रीडिफाइन करना चाहते हैं आरएसएस की लैंग्वेज में। और आखिरी टाइटल कहता है, ये सजेशन है, टाइटल सजेशन है, ध्यान कीजिएगा। ये कहता है देयर इज अ केस फॉर वी द पीपल टू एम्ब्रेस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ये केस है। लेकिन आखिर की लाइन जो है इसकी, बिल्कुल लास्ट लाइन है, वो सजेशन नहीं है सर, वो लास्ट में कहता है वी द पीपल हैव टू गिव, यानी कि मस्ट। आप देखिए शब्दों की जादूगरी, वी द पीपल हैव टू गिव अवर सेल्फ ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें अपने आप को एक नया संविधान देना ही देना है। सर उसी दिशा में अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी भी खोला जाता है, टैक्स हेवन। उसी दिशा में मुंबई को शिफ्ट करके वहां ले जाया जाता है। उसी दिशा में इंडिया के अंदर स्मगलिंग को बढ़ावा दिया जाता है, नॉन स्टेट एक्टर्स को पैदा किया जाता है। उसी दिशा के अंदर जाके हर वो चीज की जाती है जहां पर आपको पुराना संविधान एक रुकावट नजर आता है और इसको उठाकर मार्गदर्शक मंडल में फेंकने की तैयारी करते हैं। सलामी स्लाइसिंग एट इट्स बेस्ट इन इंडिया नाउ, ये टर्म मैंने यहां पे पहली बार आपके प्रोग्राम में यूज की है, मेरा एपिसोड भी आएगा इसके ऊपर। लेकिन मुझे इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं मिला कि नागरिकों के अधिकारों को एक एक एक्ट करके, एक एक एक्ट नया लाके, एक एक नया संशोधन लाके कैसे हमको पंगु बना दिया गया, हमको एक किस्म से अपने देश के अंदर लावारिस बना दिया गया, हमें अपने देश के लिए, अपने अधिकारों के लड़ने के लिए लावारिस बना दिया गया। इस देश में राजा कर्तव्य की बात करता है, मुर्मू जी भी कर्तव्य की बात करते हैं, मोदी जी भी कर्तव्य की बात करते हैं, अधिकारों की बात नहीं करते। यही फर्क है पुराने संविधान में और नए संविधान में जो आएगा, कि पुराना संविधान अधिकारों की बात करते हैं लेकिन ये कर्तव्य की बात करते हैं। यही फर्क है एक सिटीजन और एक सो कॉल्ड सब्जेक्ट के अंदर।